प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है जयशंकर जी द्वारा रचित कहानी पुरस्कार का सहार। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में लेखक ने मधुलिका के अंतर्द्वंद का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। महाराज की सवारी आ रही है, सारी जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी हुई है। महाराज हाथी पर से उतरे, जनता ने उसका स्वागत किया। वह दिन कौशल के लिए एक प्रसिद्ध उत्सव का दिन था। इस उत्सव में महाराज को एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता था। इंद्र की पूजा की जाती थी तथा नगर निवासी खूब आनंद मनाते थे। इस साल यह उत्सव मनाया जा रहा था। अनेक राज्यों के राजकुमार भी इस उत्सव में भाग लेते थे। आज इस उत्सव के लिए मधुलिका की भूमि चुनी गई थी। मधुलिका बीजों का एक थाल लेकर महाराज के साथ साथ चल रही थी। महाराज उसी थाल में से बीज लेकर खेत में डाल रहे थे। मगध का एक राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा यह दृश्य देख रहा था। उत्सव समाप्त होने के पश्चात महाराज ने मधुलिका को कुछ स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी। रिवाज के अनुसार मधुलिका की भूमि अब राजा की हो चुकी थी, परंतु मधुलिका ने राजा पर न्यौछावर करके भी स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। तभी मधुलिका ने कहा कि यह मेरे पूर्वजों की भूमि है, मैं इसे बेच नहीं सकती। तभी मंत्री ने महाराज को बताया कि मधुलिका वाराणसी युद्ध के अत्यंतम वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या है। उसके पिता ने मगध के विरुद्ध उस युद्ध में कौशल को विजय दिलाई थी। भूमि तो अब महाराज की हो चुकी थी। महाराज चुपचाप वहाँ से चले गए। मधुलिका ने फिर उत्सव में भाग नहीं लिया। वह अपने खेत की सीमा पर मधुक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रही। राजकुमार अरुण ने भी रात के उत्सव में भाग नहीं लिया। उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने घोड़े पर सवार होकर वह नगर द्वार की ओर चल पड़ा। नगर में प्रवेश करने के पश्चात वह इधर उधर घूमता रहा और अंत में उसी मधुक वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहाँ मधुलिका सो रही थी। तभी कोयल के बोलने से मधुलिका की नींद खुल गई और अपने सामने एक अपरिचित युवक को देखकर उठ गई। अरुण ने उससे कहा कि उसका हृदय मधुलिका की उत्सव वाली छवि का भगत बन गया है। मधुलिका ने उसे अपने मार्ग पर जाने को कहा। अरुण ने मधुलिका को कौशल नरेश से उसकी भूमि दिलाने की बात कही, परंतु मधुलिका ने राज नियमों को मानने में अपनी भलाई समझी। उसने राजकुमार से कहा कि वह उसका और अपमान न करे। तब राजकुमार बहुत उदास मन से वहाँ से चल पड़ा। मधुलिका अश्रु भरी निगाहों से राजकुमार के घोड़े के काट उड़ने वाली धूल को देखती रही। मधुलिका ने राजा की कृपा नहीं ली। वह दूसरे लोगों के खेतों पर काम करती और जो रूखा सूखा मिलता वह खा लेती। मधुलिका का आश्रय मधुक वृक्ष के नीचे बनी छोटी सी पर्ण कुटीर थी। इसी तरह बहुत समय बीत गया। एक बार बरसात के मौसम में मधुलिका की पर्ण कुटीर में से पानी टपक रहा था। वह ठंड से ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। आज उसे राजकुमार अरुण द्वारा उसी मधुक वृक्ष के नीचे कही गई बातें याद आ रही थी। आज मधुलिका अपने उस बीते हुए अक्सर को लौटा देना चाहती थी। गरीबी के कारण वह बहुत दुखी थी। मगध के महल की कल्पना उसके मन में उठने लगी। तभी वर्षा ने भयानक रूप धारण कर लिया। मधुलिका अपने झोंपड़े के लिए चिंतित थी कि कहीं बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई कि वह उसे वहाँ आश्रय चाहिए। मधुलिका ने द्वार खोला तो उसके सामने राजकुमार अरुण खड़ा था। वह आश्चर्यचकित रह गई। मधुलिका को अरुण ने बताया कि वह मगध देश का विद्रोही निर्वासित होकर कौशल में जीविका खोजने आया है। मधुलिका ने अपनी झोपड़ी में उसका स्वागत किया। मधुलिका ने अरुण से पूछा कि इतनी दयनीय अवस्था में इतने सैनिकों के साथ रहने की क्या आवश्यकता है। तब अरुण ने कहा कि वह एक वीर पुरुष है और वीर पुरुष तो अपने बाहुबल पर भरोसा करते हैं। वह एक नवीन राज्य की स्थापना करना चाहता था तथा मधुलिका को राजधानी के सिंहासन पर बिठाना चाहता था। तब मधुलिका बोली कि वह हमेशा राजकुमार की प्रतीक्षा करती थी। अरुण को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि मधुलिका भी उससे प्रेम करती थी।
तब भी राजकुमार ने उसके सामने कौशल पर आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा। उसने मधुलिका से कहा कि आजकल सेनापति भी सैनिकों के साथ दस्युओं के दमन के लिए गए हुए हैं। राजा भी मधुलिका की कोई प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। मधुलिका ने अरुण को साथ देने का वादा किया। मधुलिका ने महाराज के पास जाकर अपनी भूमि के बराबर दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप जंगली भूमि मांगी। उसने कहा कि उसका एक सहायक भूमि को समतल बनाने में उसकी सहायता करेगा। महाराज ने थोड़ी आनाकानी करने के बाद वह भूमि मधुलिका को दे दी। अरुण तथा उसके सैनिकों ने उस भूमि की झाड़ियों को काटकर उस भूमि को खेत बना दिया। राजकुमार अरुण बहुत खुश था। उसने मधुलिका से कहा कि वह रात को ही कौशल राज्य पर आक्रमण करके वहाँ का अधिपति बन जाएगा तथा सुबह ही श्रावस्ती में उसका राजरानी के रूप में अभिषेक करेगा। मधुलिका बहुत पसंद थी। जब राजकुमार अरुण ने अपने अभियान पर जाने के लिए उसे विदा ली। राजकुमार के जाने के बाद मधुलिका का मन एकदम विचलित हो उठा। वह सोचने लगी कि राजकुमार को सफलता मिलेगी भी या नहीं। दूसरे पल उसके मन में विचार आया कि वह सफल ही क्यों हो, कौशल राज्य पर किसी विदेशी का अधिकार क्यों हो। कौशल के रक्षक वीर सिंह मित्र की कन्या होकर वह अपने देश पर विदेशी को शासन करने के लिए आमंत्रित कर रही थी। यह सोचते सोचते वह आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसके सामने से कौशल के सेनापति को सेना सहित आते हुए देखा। सेनापति के पूछने पर उसने कहा कि वह उसकी हत्या कर दे, उसे राजा के पास ले जाए। सेनापति को उसने बताया कि आज श्रावस्ती दुर्ग दस्युओं के हाथ में चला जाएगा। दक्षिण नाले के पार से उन पर आक्रमण होगा। यह सुनकर सेनापति ने 80 सैनिकों को धीरे धीरे नाले की ओर बढ़ने को कहा और स्वयं कुछ सैनिकों के साथ दुर्ग की ओर चल पड़ा। मधुलिका को भी साथ ले लिया। तब सेनापति ने दुर्ग के 100 सैनिकों को बिना किसी आवाज़ के दुर्ग के दक्षिण की ओर बढ़ने को कहा। मधुलिका को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। सेनापति ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने मधुलिका से पूछा कि क्या यह बात सत्य है। मधुलिका के हाँ कहने पर राजा ने मधुलिका को वहाँ प्रतीक्षा करने को कहा। वो स्वयं युद्ध करने के लिए चले गए। युद्ध में अरुण को बंदी बना लिया गया। कौशल पराधीन होने से बच गया। सारी जनता आनंद से झूम उठी। अरुण को मृत्युदंड दिया गया। राजा ने मधुलिका को कुछ पुरस्कार मांगने को कहा। मधुलिका ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए। तब महाराज ने उससे कहा कि उसे कुछ न कुछ मांगना ही होगा। तब मधुलिका ने राजा से प्राणदंड की मांग की और बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। धन्यवाद।